हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते दो बड़ी खबरें थी। पहली ये कि कंपनी एक के बाद एक अधिग्रहण कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल। इस कंपनी ने 1980 के दशक के शैम्पू ब्रांड वेलवेट का अधिग्रहण किया है। वेलवेट ब्रांड के तहत शुरुआत में शैम्पू बनाएगी ये कंपनी, उसके बाद में साबुन और अन्य उत्पाद भी लाए जाएंगे। अधिग्रहण से इस कंपनी की पर्सनल केयर सेगमेंट में स्थिति और मजबूत होती हुई दिखेगी। साथ ही खबर यह भी थी कि लकाड़िया बी पावर ट्रांसमिशन को इस कंपनी ने करीब 6.25 करोड़ रुपए की रकम में खरीद दिया है और इस अधिग्रहण से रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में इस कंपनी की स्थिति और मजबूत होती हुई दिखेगी। 17 फरवरी को आरआईएल के शेयर में 0.25% की बढ़त के साथ डे हाई के करीब 1225 रुपए 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 18 फरवरी को खबर थी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की यूएई में एंट्री हो चुकी है। गल्फ फूड 2025 में अगथिया के साथ मिलकर कैंपा कोला के ब्रांड को इस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके बाद इस कंपनी की यूएई में एंट्री होती हुई दिखी है। 18 फरवरी को आरआईएल के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 1223 रुपए 95 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, 2025 में जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 60% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी ने वेक्टर टेक्निक्स और भैरव रोबोटिक्स में स्ट्रेटेजिक निवेश की घोषणा की है और इस निवेश के जरिए दुनिया भर में सैन्य बल यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए डिफेंस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डिलीवर करने की क्षमता कंपनी की ओर से बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन 17 फरवरी को इस खबर के बजाय नतीजों के ऊपर स्टॉक का ज़्यादा इम्पैक्ट था और जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 20% के निचले सर्किट पर 1080 रुपए के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 18 फरवरी को मैनेजमेंट की ओर से सफाई आती हुई दिखी और मैनेजमेंट ने कहा कि अगले 3 साल में उनकी ओर से 50% CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रमोटर्स की ओर से इस गिरावट के बावजूद कोई भी हिस्सा खरीद की योजना नहीं है। इसके बाद 18 फरवरी को जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 10% का और निचला सर्किट लगा और शेयर 972 रुपए के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। अगली खबर, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी अनंतराज ने डेटा सेंटर के लिए करार किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है अनंतराज क्लाउड के नाम से, जिसने CSC डेटा सर्विसेज इंडिया के साथ एक करार किया है। दोनों कंपनियां मिलकर डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाएं ऑफर करेंगी। सरकारी विभागों यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और निजी संस्थानों को ये पेशकश की जाएगी। जब ये खबर आई तो 18 फरवरी को अनंतराज का शेयर 536 रुपए 90 पैसे पर उछलने के बाद करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 507 रुपए 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, 250 रुपए की SIP लॉन्च करने के लिए फिनटेक फर्म पेटीएम ने साझेदारी की है। जी हाँ, इनकी एक सब्सिडरी है पेटीएम सर्विसेज, जिसने SBI म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप की है। जन निवेश स्कीम के तहत 250 रुपए की SIP लॉन्च की गई है, जिसके तहत ये साझेदारी की गई है। इससे पहली बार निवेश करने वाले और छोटी बचत करने वाले जो 2 टायर सिटीज में लोग रहते हैं उनको भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका मिलेगा। 18 फरवरी को जब ये खबर आई तो पेटीएम के शेयर ने 741 रुपए 45 पैसे पर खुलते ही टॉप बना दिया और क्लोजिंग करीब 3% की कमजोरी के साथ 712 रुपए 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा की रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की तैयारी है। जी हां, इस कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की योजना है। इनफैक्ट कंपनी की इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है, जिसको लेकर 18 फरवरी को खबर आई थी और 18 फरवरी को कमजोर बाजार में भी शेयर करीब 1% की बढ़त लेकर 246 रुपए 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नगेट के नाम से AI नो कॉड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि नगेट से कंपनियों को चैट और वॉइस कस्टमर सपोर्ट की सुविधा मिलती है, उसकी मदद मिलती है। जोमैटो लैब्स की ओर से ये पहला उत्पाद है जो कि बाजार में उतारा गया है। अब तक इसका इस्तेमाल केवल अंदरूनी पर्पसेस के लिए ही किया जाता था, अब इसे वर्ल्ड वाइड कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए लॉन्च कर दिया गया है। 18 फरवरी को ये खबर आई तो जोमैटो के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 222 रुपए 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगली खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 18 फरवरी को 8,485 करोड़ रुपए की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। प्री ओपन में इस कंपनी के 5.1 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा हुआ, जिसमें प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट की ओर से 0.8% हिस्सा बिक्री की खबरें थी। 18 फरवरी को जब यह ब्लॉक डील हुई तो भारती एयरटेल के शेयर में करीब ½ % की गिरावट के साथ 1669.50 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 18 फरवरी की शाम को ब्लॉक डील्स की जब डिटेल आई तो उसके मुताबिक सिंगटेल ने इस ब्लॉक डील के जरिए 8,485 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिसमें ब्लॉक डील में ही एफआईएस की ओर से 5,581 करोड़ और डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से 754 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। खरीदारी करने वाले एफआईएस की लिस्ट में जीक्यूजी का नाम सबसे ऊपर था। प्रमोटर भारती टेलीकॉम ने भी इस ब्लॉक डील के जरिए 2,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। 19 फरवरी को भारती एयरटेल के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 1,640 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, वेदांता के क्रेडिटर्स ने भी इस कंपनी की जो डीमर्जर योजना है उसको हरी झंडी दिखा दी है। 83% क्रेडिटर्स से डीमर्जर की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। डीमर्जर योजना के लिए आपको बता दें 75% क्रेडिटर्स, वो भी वैल्यू के हिसाब से, उनकी मंजूरी आनी बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसके सामने 83% लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग की है। इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के जरिए कंपनी को 5 कंपनियों में स्प्लिट करके उनको अलग से लिस्ट कराने की कंपनी की योजना है, जिसके लिए बीएसई और एनएसई यानी कि दोनों एक्सचेंजेस की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। योजना को मंजूरी आपको बता दें बोर्ड की ओर से सितंबर 2023 में दी गई थी। 19 फरवरी को जब यह खबर आई तो वेदांता के शेयर में 1.5% की मजबूती के साथ 424.70 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, टाटा स्टील इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि पोर्ट टैलबट प्लांट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। नीथ पोर्ट टैलबट काउंसिल से इस योजना को मंजूरी मिली है। जब यह खबर आई तो 19 फरवरी को टाटा स्टील के शेयर में 133.03 का लो लगाने के बाद करीब 1% की बढ़त के साथ 135.80 के स्तर पर करीब 1% चढ़कर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 21 फरवरी को खबर थी कि टाटा स्टील ने अपनी सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी में अतिरिक्त निवेश किया है। 2,603 करोड़ रुपए में टी स्टील होल्डिंग्स यानी टीएसएचपी के 191.08 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। इससे पहले भी कंपनी की ओर से टीएसएचपी में 2,348 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। 21 फरवरी को टाटा स्टील के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सरकारी कंपनी इरिडा ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी को फाइनेंस कंपनी के रूप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया है। गिफ्ट सिटी में फाइनेंस कंपनी के रूप में यह प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता हुआ दिखा है। इससे होगा क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में इस कंपनी की पैठ बढ़ती हुई दिखेगी और इससे कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने की भी मंशा है। 19 फरवरी को कमजोर बाजार में भी इरिडा के शेयर में 5.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 169.95 पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, शेयर बायबैक को मंजूरी की खबर से इस हफ्ते नावल लिमिटेड का शेयर दौड़ता हुआ नजर आया। जी हां, बोर्ड ने 360 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। 500 रुपए पर शेयर के भाव पर बायबैक की घोषणा की गई है। 378.30 के भाव से 32% प्रीमियम पर बायबैक को बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई है। इस बायबैक में 72 लाख शेयरों का बायबैक होगा, जिस पर कंपनी 360 करोड़ रुपए की रकम खर्च करती हुई नजर आएगी। इससे पहले आपको बता दें दिसंबर 2024 में ही 1:2 के स्टॉक स्प्लिट को यानी कि शेयर विभाजन को भी कंपनी के बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई थी। बायबैक की खबर आने के बाद 19 फरवरी को नावा लिमिटेड के शेयर में कमजोर बाजार में भी 11% की मजबूती के साथ 420 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, श्रीलंका में करार की खबर से एनटीपीसी के शेयर में इस हफ्ते जोश बनता हुआ दिखा। श्रीलंका में 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वहां की कैबिनेट से इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर कुल 120 मेगावाट की क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात यहां पे की गई है। पहले चरण में 50 मेगावाट क्षमता लगाई जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण में 70 मेगावाट क्षमता को डेवलप किया जाएगा। 20 फरवरी को एनटीपीसी के शेयर में 311.50 का लो लगाने के बाद करीब 3.25% की मजबूती के साथ 325.05 पर कारोबारी सत्र की समाप्ति हुई।
सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स ने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन यानी CWPRS के साथ MOU साइन किया है। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए यह MOU साइन किया गया है और इसके साथ साथ वाटर रिसोर्सेज, मैरीन और इनलैंड वाटरवेज इंफ्रा के R&D प्रोजेक्ट्स के लिए भी यह करार किया गया है। 20 फरवरी को जब यह खबर आई तो राइट्स के शेयर में 228 रुपये का इंट्राडे हाई लगाने के बाद 4.5% की बढ़त के साथ 222 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, पतंजलि फूड्स को इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 186 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया है। इससे पहले NCLT, बॉम्बे हाई कोर्ट से भी इस कंपनी को राहत मिल चुकी है। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा था, लेकिन इस कंपनी को 19 फरवरी को इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए यह जानकारी मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कंपनी को राहत दे दी है। 20 फरवरी को पतंजलि फूड्स के शेयर में 0.25% की मजबूती के साथ 1856 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 1859 रुपये 70 पैसे के डे हाई के बेहद करीब थी। अगली खबर, 19 फरवरी की शाम को खबर आई कि गोल्डमैन सैक्स ने ब्लॉक डील के जरिए BSE में हिस्सेदारी खरीदी है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक सहयोगी कंपनी गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर के जरिए इस कंपनी के इस एक्सचेंज के 7,28,000 शेयर खरीदे हैं। 5,504 रुपये 42 पैसे के औसत भाव पर 401.19 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी खरीदी गई है गोल्डमैन सैक्स की ओर से। इस खबर के आने के बाद 20 फरवरी को BSE के शेयर में करीब 5.5% की मजबूती के साथ 5,940 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सिगरेट स्टॉक्स बीते हफ्ते एक बुरी खबर के चलते फोकस में रहे। तंबाकू उत्पादों पर GST बढ़ाने की सरकार की तैयारी है, जिस वजह से इन शेयरों पर हमने दबाव बनता हुआ दिखा। दरअसल खबर ऐसी थी कि तंबाकू उत्पादों पर सरकार GST 28% से बढ़ाकर 40% कर सकती है। कंपनसेशन सेस हटने के बाद सरकार ये GST की दर बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि इन उत्पादों के ऊपर GST, सेस और अन्य चार्ज मिलाकर फिलहाल 53% का टैक्स लगता है। 20 फरवरी को ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST इंडस्ट्रीज के शेयर 1 से 9% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि दिन के दौरान ITC का शेयर 396 रुपये 20 पैसे तक भी फिसल गया था। अगली खबर, AI आधारित सिस्टम बनाने के लिए M&M ने एक साझेदारी की है। US की एंडुरिल इंडस्ट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस कंपनी की ओर से की गई है, जिसके तहत ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम और AI काउंटर UAS यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इस कंपनी की ओर से साझेदारी की गई है। इस खबर के आने के बाद 20 फरवरी को M&M के शेयर में कमजोर बाजार में भी करीब 0.3% की मजबूती के साथ 2,832 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जबकि इंटरडे में शेयर 2,690 रुपये 5 पैसे तक भी लुढ़क गया था। और फ्राइडे को भी टेस्ला के भारत में एंट्री की खबर से इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगली खबर, टाटा मोटर्स के डीमर्जर से टॉप एग्जीक्यूटिव नाखुश नजर आ रहे हैं और डीमर्जर से पहले टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपना पदभार छोड़ रहे हैं, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मार्च 2024 में इस कंपनी ने कारोबार के डीमर्जर की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म ईगॉन जेंडर और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप व मैकेंसी जैसे कंसल्टेंट्स की हायरिंग यानी कि नियुक्ति भी की गई थी। इन फर्म्स की ओर से जारी टैलेंट मैपिंग एक्सरसाइज से ये एग्जीक्यूटिव्स खुश नहीं हैं, जिस वजह से उनकी ओर से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। 21 फरवरी को टाटा मोटर्स के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 690 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 2.5% नीचे 672 रुपये 40 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, बर्मन फैमिली को आखिरकार रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के प्रमोटर का दर्जा मिल गया है। जी हां, बर्मन फैमिली की ओर से कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी मिल चुकी है। बर्मन फैमिली को कंपनी के प्रमोटर का दर्जा मिल चुका है, जिसके ऊपर स्टॉक ने 21 फरवरी को रिएक्ट किया। 27 जनवरी को बर्मन फैमिली की ओर से इस कंपनी के लिए ओपन ऑफर खुला था, जो कि 13 फरवरी को बंद हुआ था, लेकिन इस ओपन ऑफर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। पर बर्मन फैमिली की हिस्सेदारी इस ओपन ऑफर के बाद बढ़कर इस कंपनी में 25.16% पर पहुंच चुकी है। इस ओपन ऑफर की जहां तक बात है तो 26% हिस्से के लिए ये ओपन ऑफर आया था, लेकिन इसमें केवल 0.07% हिस्से के शेयर ही टेंडर होते हुए नजर आए हैं। लेकिन रेलिगेयर की प्रमोटर की लिस्ट में अब बर्मन फैमिली का नाम आ चुका है। इस खबर के आने के बाद 21 फरवरी को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के शेयर में 226 रुपये 71 पैसे का लो लगाने के बाद 256 रुपये 49 पैसे पर 15% की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई।
अगली खबर, सरकारी कंपनी आईटीआई को मिली जमीन बिक्री की रकम की पहली किस्त। जी हां, सी डॉट से इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए की रकम की पहली किस्त मिल चुकी है। बेंगलुरु में सी डॉट को इस कंपनी ने 200 करोड़ में अपनी जमीन बेची थी, जिसका रकबा 22.258 एकड़ बताया गया है। और इनफैक्ट एएमआरसीडी की ओर से संशोधित ऑर्डर के बाद उन्होंने अपनी जमीन इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में बेची है, जिसकी पहली किस्त इस कंपनी को मिल गई है। और इसके ऊपर 21 फरवरी को आईटीआई के शेयर ने रिएक्ट किया और शेयर 5% के अपर सर्किट पर 282 रुपए 65 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। अगली खबर, सेनोरस फार्मा ने यूएस में एक बड़ा सौदा किया है। रोफ्लुमिलास्ट दवा के लिए इस कंपनी ने अधिग्रहण के लिए करार किया है। ब्रेकनरिज फार्मा से इस कंपनी ने अधिग्रहण के लिए करार किया है और इस कंपनी की खुद की जो यूएस की सब्सिडरी कंपनी है उसके जरिए यह अधिग्रहण होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें, जो दवा खरीदी जा रही है उसका इस्तेमाल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इलाज में किया जाता है और यूएस में इस दवा का अगर आप एनुअल सेल्स का नंबर देखें तो वो 278 करोड़ रुपए का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 फरवरी को सेनोरस फार्मा के शेयर में कमजोर बाजार में भी करीब 4% की मजबूती के साथ 554 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, नारायण हृदयालय ने पूर्वी भारत में विस्तार किया है। इस कंपनी ने कोलकाता में 1100 बेड के अस्पताल की नींव रखी है। अगले 3 से 10 साल में चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेजिस में इसमें क्षमता जोड़ी जाएगी। FY 28 से 29 में पहले चरण के तहत 350 बेड जोड़े जाएंगे और पहले चरण में इस कंपनी की 900 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। पूर्वी भारत में ये कंपनी का 5वां अस्पताल है और कुल क्षमता इस अस्पताल के बनने के बाद बढ़कर 7350 बेड पर पहुंच जाएगी। 21 फरवरी को नारायण हृदयालय के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 1430 रुपए का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद मामूली बढ़त के साथ 1406 रुपए 65 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते आईपीओ बाजार में 2 कंपनियों ने दस्तक दी। इनमें पहला नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग का, जिसकी लिस्टिंग 17 फरवरी को हुई और लिस्टिंग कमजोर रही। एजेक्स इंजीनियरिंग का शेयर आपको बता दें 576 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 8.5% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 629 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। यह आईपीओ वैसे तो 6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 1270 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है, लेकिन ये पूरी तरह से ओएफएस था, यानी कि मौजूदा निवेशकों को पूरी 1270 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। 17 फरवरी को एजेक्स इंजीनियरिंग के शेयर में 593 रुपए 40 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 576 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 3% ऊपर है, पर 629 रुपए के इशू प्राइस से करीब 5.5% के डिस्काउंट पर है। दूसरा नाम है हेक्सावेट टेक का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही, क्योंकि एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 645 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 5.25% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ का इशू प्राइस 708 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। यह आईपीओ कुल 3.25 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 8,750 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। ये आईपीओ भी पूरी तरह से ओएफएस था, यानी कि ये रकम मौजूदा निवेशकों को ही मिली है और कंपनी के पास इस आईपीओ के जरिए किसी भी तरह की कोई रकम नहीं आती हुई दिखी है। 19 फरवरी को हेक्सावेट टेक के शेयर में 755 रुपए 75 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि 745 रुपए 50 पैसे के ओपनिंग प्राइस से लगभग 1.5% ऊपर है और 708 रुपए के इशू प्राइस से करीब 7.25% के प्रीमियम पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई। अदानी ग्रुप के खिलाफ यूएस एसईसी यानी कि यूएस का जो मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, उसकी ओर से जांच चल रही है और इस ग्रुप के खिलाफ जांच में यूएस एसईसी ने भारत से मदद मांगी है। एसईसी ने ग्रुप से जुड़े मामले में कानून मंत्रालय से यानी कि लॉ मिनिस्ट्री से मदद मांगी है। एसईसी का ग्रुप पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और रिश्वत देने का आरोप है। 19 फरवरी को अदानी ग्रुप के 11 में से 9 शेयरों में कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई और अदानी ग्रीन में सबसे ज्यादा करीब 3.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सरकारी कंपनी बीएचईएल का शेयर 52 वीक लो यानी कि 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा। डक्कन टेक ने कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन का मामला शुरू किया है। 30 करोड़ के दावे और ब्याज के लिए कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की गई है। जब यह खबर आई तो 18 फरवरी को शेयर ने 183 रुपए 57 पैसे का 52 वीक लो टच किया और 18 फरवरी को शेयर में करीब 4% की गिरावट के साथ 186 रुपए 10 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, एजीएस ट्रांजैक्ट में लगातार लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर में लगातार 14 दिन से निचले सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी के
प्रतिकूल राय दी है, यानी कि एडवर्स राय दी है, जिसके बाद स्टॉक में हमने गिरावट बनती हुई दिखी है। इनफैक्ट इस कंपनी ने लेंडर्स से स्वैच्छिक लोन रीस्ट्रक्चरिंग की मांग की है अपने खुद के लिए, और इसकी सब्सिडरी कंपनी सिक्योर वैल्यू इंडिया के लिए ये मांग की गई है। तीसरी तिमाही के नतीजों की भी बात करें तो इस कंपनी का घाटा 15.3 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। इन कमजोर खबरों के चलते 21 फरवरी को भी एजीएस ट्रांजैक्ट के शेयर में 5% के लोअर सर्किट पर 24 रुपये 54 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का शेयर इस हफ्ते 18 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। 18 फरवरी को शेयर ने 486 रुपये 35 पैसे का 18 महीने का निचला स्तर छुआ। क्यों? क्योंकि वित्त वर्ष 2025 की गाइडेंस में इस कंपनी ने दूसरी बार कटौती की है, जिस वजह से शेयर 8वें दिन लगातार टूटता हुआ दिखा। वित्त वर्ष 2025 का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 15% से घटाकर 12 से 13% कर दिया गया। शुरुआत में आपको बता दें, इस कंपनी ने 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, जिसको दूसरी बार कट किया है, जिस वजह से स्टॉक में हमने भारी गिरावट का दौर बनता हुआ दिखा। 18 फरवरी को शेयर ने 486 रुपये 35 पैसे का लो टच करने के बाद करीब 10% नीचे 487 रुपये पर कारोबार की समाप्ति दिखाई। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। टेमेसेक के समर्थन वाली मीट डिलीवरी स्टार्टअप लीशियस 2026 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। 2026 में आईपीओ लाने के लिए इस कंपनी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। आईपीओ के जरिए इस कंपनी की $2 अरब की रकम जुटाने की योजना है। अगस्त तक कामकाजी मुनाफे में आने का इस कंपनी का लक्ष्य है, जो कि इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर विवेक गुप्ता की ओर से बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 12 महीने में आईपीओ लाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।